अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम आपके लिए नम्स और MD-CAT के बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आए हैं जो कि पास्ट पेपर में बहुत टाइम रिपीट हो चुके हैं। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं नम्स और MD-CAT में तो इन MCQs की ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs है जो बार बार हर साल तकरीबन रिपीट हो ही जाते हैं। एक दो MCQs तो रिपीट हो ही जाते हैं जो पिछले पास्ट पेपर में आए हुए होते हैं। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए आपको पास्ट पेपर से MCQs की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपका नॉलेज ज़्यादा हो और अच्छे तरीके से आप MCQs को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम MD-CAT और नम्स का सिलेबस देख लेते हैं 2025 का जो इस साल का है। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ और वैरायटी ऑफ लाइफ। ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने MCQs करने से पहले आपने इस चैप्टर को अच्छे से बुक से रीड करना है और इसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करनी है। और स्पेशली वो वाले MCQs ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नम्स और MD-CAT के पेपर में किस तरह के किस टाइप के MCQs आते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम आपके लिए इसके एक पोर्शन के MCQs लेके आए हैं और अगर आपने अगले पोर्शन के अगले सब टॉपिक्स के भी MCQs अगर आपने सॉल्व करने हैं तो अब हमारी अगली वीडियोस को देखिएगा। चलिए जी, सबसे पहले जाते हैं। सबसे पहला MCQs जो बहुत टाइम रिपीट हुआ है, नम्स 2021 में भी आया है और 2023 में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय इनवेलप RNA एंड वायरस इज स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने MCQs को फ़ौरन जल्दी से सॉल्व नहीं करना। आपने MCQs को पहले समझना है, उसके एक एक वर्ड MCQs का एक एक वर्ड आपने समझना है और इसके बाद आपने इसके आंसर को टिक करना है। तो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय इनवेलप RNA। अब इनवेलप RNA का क्या मतलब है। अब वायरसेस के अंदर दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक होता है RNA और एक होता है DNA। जिस तरह के आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये है एक वायरस, दिस इज अ वायरस, ठीक है। तो इसके अंदर के कुछ वायरसेस में RNA होता है और कुछ वायरसेस में DNA होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा वायरस है जिसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल हो और दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है इन्वेलप हो। इन्वेलप का मतलब ये है कि कुछ वायरसेस होते हैं जिनके बाहर ये स्पाइक्स आप देख सकते हैं और ये इसको कहते हैं, ये वाला जो है ये होता है इन्वेलप। वायरसेस के बाहर कुछ वायरसेस के बाहर इन्वेलप होता है और कुछ के बाहर एज यू कैन सी इस वायरस के बाहर नहीं है और इस वायरस के बाहर है। तो वो कह रहे हैं कि वो कौन सा वायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी RNA हो और वो इन्वेलप भी हो और इसके साथ साथ वायरस इज स्प्रेड, वो वाला वायरस स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। एपिडेमिक फॉर्म का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि वो बहुत तेज़ी से फैले और थोड़े से टाइम में बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर दे, पूरे कंट्री को, पूरे सिटी को। उसको कहते हैं एपिडेमिकली। ये एपिडेमिकली वायरस जो है वो फैल रहा है। तो एक है इन्फ्लुएंजा वायरस इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था, एक है हर्पस, एक है पोलियो और एक है स्मॉल पॉक्स। तो इसके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस जो है आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ अ इन्वेलप RNA वायरस और ये स्प्रेड इन एपिडेमिकली ये स्प्रेड करता है। इन्फ्लुएंजा एज यू नो ये एक आम फ्लू होता है जो कि जब बीमारी लगती है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये फ़ौरन ही स्प्रेड हो जाती है। ये सो इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको दूसरे भी बता देते हैं कि जो हर्पस वायरस है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है जो मुंह में छाले काज करता है, बनाता है, उसको कहते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स। हर्पस वायरस और ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये दोनों जो है ये DNA वायरसेस हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है। और उसके बाद पोलियो जो वायरस काज करता है वो RNA, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन वो नॉन इन्वेलप होता है, वो इन्वेलप नहीं होता। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि इन्वेलप RNA वायरस कौन सा होगा। तो इसके लिए इन्फ्लुएंजा जो है वो राइट ऑप्शन है।
स्मॉल पॉक्स एंड हर्पस इज काज्ड बाय डीएनए वायरस, ये डीएनए वायरस से होते हैं। पोलियो इज आरएनए नॉन इन्वेलप वायरस, ये नॉन इन्वेलप वायरस है पोलियो, इसके बाद जो है इन्वेलप नहीं होता, इस तरह का होता है, इस तरह का। और सो इन्फ्लुएंजा इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, तो ये इसका आंसर था, इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज देख लेते हैं। इन वायरस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर एंड द कैप्सिड, और इसमें भी अब आपने हर एमसीक्यूज के एक एक वर्ड को पहले समझना है और इसके बाद एमसीक्यूज का आंसर टिक करना है। जल्दी नहीं करनी है, अगर जल्दी करेंगे तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन जो है, आपने नॉलेज जो है आपका आपने पढ़ा जो होता है वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, तो ठीक से नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ है कोर। कोर क्या होती है? कोर वर्ड से ज़ाहिर है, कोर किसी कोई भी अगर चीज़ हो तो उसके सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है कोर। तो कोर को न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं या न्यूक्लिक मटेरियल भी कहते हैं, जो वायरस के अंदर होता है। इट इज़ मे बी डीएनए और आरएनए, ठीक है। और इसके बाद है कैप्सिड। नो यू पीपल मस्ट नो व्हाट इज कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है, जो आरएनए या डीएनए के बाहर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाहर वाली जो कवरिंग होती है, ये वाली, इसके बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं कैप्सिड। जो उसकी हिफाजत कर रहा होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो जेनेटिक मटेरियल के बाहर होती है। तो कहते हैं कि वो वाला कौन सा, इन दोनों को हम मिलाएं, मतलब न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों को कंबाइन करें तो हम इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यूक्लियो कैप्सिड। ज़ाहिर है ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसका ऑप्शन आंसर यही होगा, न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो से न्यूक्लिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड से कैप्सिड। ओके, ये इसका आंसर है। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। प्रायोन इन्वेलप और कैप्सोमियर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रायोन क्या होता है? प्रायोन जो है वो भी एक वायरस ही होता है, लेकिन वो जो है एक वायरस नहीं होता, वो एक प्रोटीन होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है जो कि वायरस की तरह काम करती है। जिस तरह से वायरस अफेक्ट करता है बॉडी को, बैक्टीरिया की या ह्यूमन बॉडी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह वो भी एक प्रोटीन होती है जो कि वायरस की तरह ही काम करती है। तो उसके बाद कोई कवर वगैरह नहीं होता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसको कहते हैं प्रायोन। वो अक्सर दिमाग के सेल्स को डैमेज करने के लिए ये वाला प्रायोन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन्वेलप। अब आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि कैप्सिड क्या होता है और इन्वेलप क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। कैप्सिड जो है ये वाला, लेट मी शो यू, ये जो इसकी बाहर वाली कवरिंग होती है, जो न्यूक्लिक एसिड के बाहर होता है उसको कहते हैं कैप्सिड। और जो पूरे के पूरे वायरस के बाहर होता है, जो एक लास्ट वाली कवरिंग होती है ये वाली, उसको कहते हैं, ये पिंक कलर की है, इसको कहते हैं इन्वेलप। ये इन दोनों में फ़र्क है। ये कैप्सिड अंदर वाला होता है जो जेनेटिक मटेरियल के बाहर होता है, और जो इन्वेलप होता है वो लास्ट वाली कवरिंग होती है। और इसके बाद है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर आर द स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स फ्रॉम विच द कैप्सिड इज़ फॉर्म्ड। जिससे ये जो स्मॉल यूनिट्स मिलती हैं, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन है, प्रोटीन के स्मॉल यूनिट्स मिलते हैं अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और इसके बाद अमाइनो एसिड इस तरह से एक चेन में मिलते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह कैप्सोमियर भी प्रोटीन के यूनिट से छोटे छोटे जो कि मिलते हैं आपस में, तो कैप्सिड बनता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला एमसीक्यूज भी नाम्स 2022 में रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द वायरस इज मेड अप ऑफ। कैप्सिड जो है जो कि वायरस का एक प्रोटेक्टिव कोट है, वायरस का भी कह सकते हैं, और स्पेशली वायरस के जेनेटिक मटेरियल का जो प्रोटेक्टिव कोट होता है उसको कहते हैं कैप्सिड। वो किस चीज़ से बना होता है? पिछले एमसीक्यू में मैंने आपको बताया कि वो प्रोटीन के बने होते हैं, वो प्रोटीन का होता है। तो ये आपकी चीज़ याद रखने वाली है, वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि
वाई ओनली प्रोटीन, वो किसी और चीज़ की भी तो बना हो सकता है, लिपिड का भी बना हो सकता है या किसी और मटेरियल का भी बना हो सकता है, प्रोटीन ही क्यों? तो इसका आंसर ये है कि प्रोटीन्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो है, जब प्रोटीन आपस में मिलती हैं तो वो एक स्पेसिफिक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। प्रोटीन की डिफरेंट प्राइमरी प्रोटीन होती है, सेकेंडरी, और ये हर शक्ल में मॉडिफाई हो सकती हैं प्रोटीन्स। और जो लिपिड है, लिपिड जो है वो जब आपस में लिपिड के फैटी एसिड, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स के, उनको कहते हैं फैटी एसिड, जब वो कंबाइन होती हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो वायरस की ज़ाहिर कवरिंग है, तो कवरिंग के लिए तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो उसके जेनेटिक मटेरियल को बिल्कुल कोई फ़र्क ना कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए तो इसका आंसर ये है कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटीन जो है वो जब कंबाइन होती हैं प्रोटीन आपस में, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेती हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती हैं कि जो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल की अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकता है एज कम्पेयर टू लिपिड। सो ऑप्शन इज प्रोटीन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Then the next MCQs is the complex, mature and infectious virus is known as, जो मैच्योर हो मतलब कंप्लीट हो, जिसके बाद बाहर इन्वेलप भी हो, जिसके अंदर कैप्सिड भी हो, कैप्सोमियर से वो कैप्सिड बना वो हो, कंप्लीट हो, कॉम्प्लेक्स हो थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं? वीनोम कहते हैं, जीनोम कहते हैं, वायरोन कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों में फ़र्क देख लेते हैं कि इन चारों में फ़र्क क्या है। विनोम जो होता है वो हमारे पास एनिमल्स में पाया जाता है, एक टॉक्सिक कह लें, एक टॉक्सिन जिसको कह सकते हैं, या इंजाइम्स होते हैं उनको कहते हैं, उसके ग्रुप को कहते हैं विनोम, जो एनिमल्स में पाया जाता है, स्पेशली स्नेक में, जो कि हार्मफुल होते हैं। तो इसके बाद जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द बॉडी इज़ नोन एज जीनोम। डीएनए जितने भी बॉडी में प्रेजेंट है उनको कंप्लीट सेट, उसको क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। इसके बाद है वायरोन, और वायरोन पे बाद पे आते हैं, पहले कैप्सिड बता दें। कैप्सिड तो आपको पता है कि जो वायरस के बाहर वाली जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो लाइक कवरिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड, ये वाली। और इसके बाद वायरोन पे आ जाते हैं, प्रायोन और वायरोन। प्रायोन मैंने आपको पीछे भी बताया है कि वो एक वायरस की तरह से एक्ट करती है, लेकिन होती प्रोटीन है। लेकिन वायरोन जो है वो एक प्रॉपर वायरस होता है जो एक्ट भी वायरस की तरह करता है, और उसकी शक्ल और उसके फीचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ वायरस की तरह होते हैं। तो द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शनस वायरस जो इन्फेक्शन काज करता है प्रॉपरली, उसको वो क्या होगा? वो है वायरोन। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आपका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, सॉरी, वो क्या है? व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू? बैक्टीरियोफेज जो है, हम बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब है? सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि बैक्टीरी से बैक्टीरिया जो जरासीम होता है, और फेज से मतलब होता है ईट। फेज का मतलब है टू ईट, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मतलब है टू ईट। ठीक है, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब इन्फेक्ट और ईट, यू कैन रिलेट दीज टू वर्ड्स। A virus that infect bacteria, a virus which behave as bacteria, a bacterium that infect virus, or a combination of bacterium and virus। तो मैंने आपको बता दिया, तो बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया, जेरासीम और फेज का मतलब है खाना। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है या इसको इन्फेक्ट करता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि हाउ मैनी टेल फाइबर्स आर अटैच टू द एंड प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले इसके ऊपर ये वाला इसका हेड होता है,
ये वाला इसका हेड होता है, और इसके बाद ये जो है ये वाली वेट, ये जो है ये वाली, ये होती है इसकी टेल। ओके, तो कहते हैं कि एंड, और ये जो नीचे वाली है ये वाली, इसको कहते हैं एंड प्लेट, सॉरी इसको क्या कहते हैं, एंड प्लेट। तो कहते हैं कि कितने फाइबर्स होते हैं जो इसके एंड प्लेट के साथ अटैच होते हैं, तो वो है 3 एक तरफ होते हैं और 3 एक तरफ होते हैं। सब बैक्टीरियोफेज में 6 ही होते हैं, मतलब 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 6 होते हैं इसकी दोनों तरफ। तो अब इनका फंक्शन क्या होता है, अब टेल फाइबर्स का, जब कोई भी बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरिया सेल पे लैंड करता है तो उसकी लैंडिंग और अटैचमेंट में ये जो है ना ये हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर वायरसेस आर, सारे के सारे जो वायरसेस हैं वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, या वो प्रीडेटर्स होते हैं। तो एज यू नो व्हाट आर पैरासाइट, पैरासाइट वो होते हैं कि जो ऐसी हार्मफुल चीज़ें, ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट की बॉडी पे रहते भी हैं, दे टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड एज अ रिटर्न दे हार्म देम, जो होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसके रहते भी हैं, उसको खुराक और अपनी जगह भी लेते हैं, तो उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइट्स, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। इसके बाद है आपका ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी फूड जो है वो खुद बना लेते हैं। हेटरोट्रॉफ्स ह्यूमंस होते हैं या ऐसे चीज़ें ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और दे टेक देयर एनर्जी या थिंग्स फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ टू मेक एनर्जी। और इसके बाद है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स जो शिकारी होती हैं, किल करके दूसरी चीज़ों को खाते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक इज़ अ प्रीडेटर, और स्नेक अगर फ्रॉग को खा रहा है तो फ्रॉग इज़ अ प्रे। तो सारे वायरसेस के होंगे, सारे वायरसेस पैरासाइट हैं। वायरसेस ज़ाहिर है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर जाते हैं तो वो उसको उससे रहने की जगह भी देते हैं, उसके अंदर ग्रो भी करते हैं और उसको हार्म भी करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वायरस हो वो आराम से रहे बॉडी में, वो तंग ना करे या नुकसान ना पहुँचाए बॉडी को, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आर वायरसेस आर पैरासाइट्स। ये MCQs नम्स और MD कैट दोनों में पूछा गया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वायरस है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, कहते हैं कि कौन सा वायरस का पार्ट है जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स का मतलब आप इसकी थोड़ी सी निकली भी होती हैं बाय से ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस, उसको कहते हैं स्पाइक्स। तो कैप्सिड तो नहीं है, उसके अंदर स्पाइक्स, कैप्सिड तो अंदर होता है। और उसके बाद इन्वेलप, यस इन्वेलप इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये वाला बाहर वाला इन्वेलप है ना, तो उसके ऊपर जो है स्पाइक्स हैं। जीनोम एंड और इसके बाद है कैप्सोमियर भी तो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ये भी अंदर होते हैं। और जीनोम तो DNA और RNA होता है, तो इन्वेलप इज़ द राइट ऑप्शन। अब आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्पाइक्स जो हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको एंड प्रोटीन ये दोनों मिलते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स बनाते हैं। ये एक स्टिकी होते हैं जो कि ये भी लैंडिंग में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ वायरसेस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरियोफेज है वो भी तो एक वायरस है और वो नॉन इन्वेलप होता है, तो उसके ऊपर स्पाइक्स नहीं होंगे, उसके ऊपर जो है वो टेल फाइबर्स होंगे जो एंड प्लेट के साथ होते हैं, वो उसके साथ होस्ट की बॉडी के साथ चिपकने के लिए हेल्प करेंगे। और जो इन्वेलप वायरस होगा उसमें ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं वो उसके साथ होस्ट बॉडी के साथ अटैच होने के लिए हेल्प करते हैं। एंड द नेक्स्ट MCQs इज विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज रिलीजेस एंजाइम। तो इसके पीछे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंजाइम क्यों एंजाइम रिलीज करेगा। तो इसके लिए अगर एक बैक्टीरियोफेज है, इसने बैक्टीरिया सेल के ऊपर लैंड करना है, ठीक हो गया, ये एक बैक्टीरिया सेल हम बना लेते हैं, ये हम बैक्टीरिया का सेल बना लेंगे, इसने इसके ऊपर इधर लैंड कर लिया, इधर, ओके।
इसने इसके ऊपर लैंड कर लिया। अब इसके बाद ये ज़ाहिर इतना बड़ा है तो ये नहीं जा सकता अंदर, बैक्टीरिया सेल तो इतना छोटा सा होता है, और ये इसके अंदर जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है इसने सिर्फ और सिर्फ वो इंसर्ट करना है इसके अंदर। तो इसकी टेल से जो है, यहाँ से एंड प्लेट से या टेल से जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है लाइसोसोम, जिसको हम कह सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया के सेल को डिसॉल्व करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। यहाँ से वो बैक्टीरिया की वॉल को जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा। थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेक डाउन हो गया है। तो वो यहाँ से बैक्टीरिया की वॉल को ब्रेक डाउन कर देगा, तो एज अ रिजल्ट उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा। ओके, तो वो कौन सा पार्ट है जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड उसके अंदर होता है। और टेल इज अ स्ट्रक्चर विच रिलीजेस द एंजाइम, आप इसको लाइसोसोम भी कह सकते हैं। और कैप्सिड और स्पाइक से तो उसके स्पाइक से चिपकने के लिए वो काम करते हैं, और कैप्सिड प्रोटेक्शन के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरसेस हैज द एबिलिटी टू वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरसेस दैट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इनसाइड द एनिमल एंड प्लांट सेल आर, कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं स्पेशली बैक्टीरियोफेज हो गया, वो जो है वो एनिमल और प्लांट सेल के अगर अंदर जाते हैं, अपने DNA उसके अंदर भेजते हैं, तो इसके बाद वो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर ग्रो करते हैं। वायरसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, अगर आपने बुक से पढ़ी होगी, कि वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक एक ये भी है कि वो खुद से या अपने आप से वो जो है ना नहीं डिवाइड कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, या अपने ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते। वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम क्या है, वो या एनिमल सेल होगा मीडियम, या तो प्लांट सेल होगा। तो वो जिसके अंदर भी जाएंगे तो उनको मस्ट, अगर उन्होंने ग्रो करना है या डिवीजन करनी है अपनी, तो उनको एनिमल या प्लांट सेल, होस्ट सेल चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपनी कॉपीज बना सकें। तो कहते हैं कि वायरसेस जो है बाहर एनिमल या प्लांट सेल के बाहर जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, हमेशा अंदर ही अपनी ग्रोथ करते हैं या डिवीजन करते हैं। ग्रोथ नहीं कह सकते, उसको डिवीजन कहेंगे हम। ओके, तो कहते हैं उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसको सेल्फ रेप्लिकेशन कहेंगे। नो सेल्फ रेप्लिकेशन, ये कंफ्यूजिंग है, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा या जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ज़ाहिर है वो पहला ऑप्शन पढ़े देखेगा सेल्फ रेप्लिकेट है, तो कहते हैं रेप्लिकेट तो खुद ही से हो रहे हैं, तो वो शायद इस ऑप्शन को भी टिक कर दे। लेकिन सेल्फ रेप्लिकेट का यहाँ से ये मतलब है कि उसको कोई मीडियम चाहिए ही नहीं होता। इन्होंने ये बोला है कि सेल्फ रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, खुद ब खुद वो रेप्लिकेट कर ले, वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। बट वायरसेस आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट इसका ऑप्शन नहीं है। सिम्बियोट ये भी नहीं है। और इसके बाद है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो इसका मतलब देख लेते हैं। ओब्लिगेट का मतलब होता है निसेसरी है इसके लिए। क्या निसेसरी है, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट उसके लिए निसेसरी है कि वो रेप्लिकेट करे, तो इसके वो पैरासाइट है। सो दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो ये आपके MCQs थे। ये वाले जो MCQs हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, सारे के सारे MCQs जो है, कोई MD कैट में आया हुआ है, कोई नाम्स में आया हुआ है, कोई इवन के दो दफ़ा आए हुए हैं। 2021 में भी कुछ आए हुए हैं, कुछ 2022 में, कुछ 2023 में, दो दफ़ा भी आए हुए हैं। तो ये वाले MCQs आपने अच्छे से तैयार करने हैं